यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे फर्स्ट पेपर की, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत अथवा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की। आज हम चर्चा करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में। कई लोगों ने ये कहा था कि ब्लूम के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। तो उसी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है या ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, उसी को लेकर के हम आज चर्चा शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे जिसको लाभ लेना हो वहाँ तक वो पहुँच सके। कल से आपको डेली रात में 9 बजे लाइव क्लास के माध्यम से फिर से क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण इधर आपको 3-4 दिन से क्लास नहीं मिल रहा था। आज हम एक छोटा सा क्लास लेकर के आपको ये केवल सूचना देने का काम कर रहे हैं कि कल से आपको रात में 9 बजे लाइव क्लास के माध्यम से डेली आपको एक क्लास मिलेगा। तो चर्चा करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का, जिसको ब्लूम ने तैयार किया है। तो उसके भूमिका में कि किस प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने किया और उसके पीछे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है मूल्यांकन। मूल्यांकन किसका? मूल्यांकन किसका? तो मूल्यांकन उसका कि जब एक शिक्षक किसी क्लासरूम में जाता है तो वह पूर्व निश्चित उद्देश्यों को लेकर के जाता है, यानी पहले से कुछ ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है जिसको लेकर के वह क्लासरूम में जाता है और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वह क्लासरूम में विभिन्न क्रियाएं करता है और उन्हीं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से वह अपने पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो मूल्यांकन उसी का जिसको एक अध्यापक ने अपने शिक्षण से पूर्व निश्चित किए थे। तो यह जो निश्चित उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी करने के लिए ही एक शिक्षक मूल्यांकन का कार्य करता है। अब पाठ्य योजना में इसको कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, किसने जोड़ा? तो बीएस ब्लूम ने सबसे पहले इसको पाठ्य योजना में जोड़ने का काम किया कि अगर हम किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के शिक्षण कार्य करते हैं तो उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसकी जानकारी एक शिक्षक को कैसे होगी? तो इसकी जानकारी एक शिक्षक को मूल्यांकन के द्वारा होगी, जिसको बीएस ब्लूम ने शैक्षिक पाठ्य योजना में या दैनिक पाठ्य योजना में इसको शामिल किया। इसमें विभिन्न मिश्रित प्रश्नावलियों के द्वारा, विभिन्न मिश्रित प्रश्नावली क्या है? विभिन्न मिश्रित प्रश्नावली का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों से केवल अतिलघु प्रश्नों के माध्यम से ही मूल्यांकन कार्य करें कि क्लास में हम बच्चों को खड़ा कर दें और उनसे क्वेश्चन पूछ लें, अतिलघु टाइप के क्वेश्चन पूछ लें और वो मूल्यांकन कार्य हो गया। नहीं, मिश्रित टाइप के जो प्रश्नावलियां होती हैं उसका उपयोग करके हम बच्चों के जो अनुभव बच्चों ने प्राप्त किया, उसका जो रिजल्ट आया, उसकी प्राप्ति हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अब मिश्रित प्रश्नावली है क्या, अगर इसको लेकर के चर्चा करें तो एक आप देखेंगे अतिलघु टाइप का प्रश्न होता है, बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न होता है, सत्य असत्य का प्रश्न होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न होता है और उसके बाद मिलान वाले प्रश्न होते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों की एक मिश्रित श्रृंखला होती है। तो केवल अतिलघु प्रश्नों के माध्यम से ही बच्चों का मूल्यांकन ना किया जाए, बल्कि मिश्रित प्रश्नावलियों के द्वारा ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, जिससे उनका जो मूल्यांकन होगा, एक टीचर का जो मूल्यांकन कार्य होगा, वह प्रभावशाली होता है। तो मिश्रित प्रश्नों के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक शिक्षक मूल्यांकन का कार्य करेगा तो उसके लिए कितने प्रश्नों की श्रृंखला उसके पास होनी चाहिए, यानी कितने प्रश्न वह पूछे एक मूल्यांकन को करने के लिए। तो मूल्यांकन कार्य करने के लिए कम से कम 5 से 6 प्रश्न होने चाहिए। 5 से 6 प्रश्न मूल्यांकन कार्य के लिए होने चाहिए। तो बीएस ब्लूम ने इसको जोड़ा, मिश्रित प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कार्य करना चाहिए।
जो एक शैक्षिक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक पूर्व में अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति वह किस प्रकार करता है, हुआ कि नहीं हुआ, इसका मूल्यांकन करने के लिए ही इसकी ज़रूरत होती है। और प्रश्नों की संख्या 5 से 6 प्रश्न होनी चाहिए। ये आपका मूल्यांकन हो गया। आते हैं गृह कार्य पे। गृह कार्य भी आप देखते हैं कि पाठ्य योजना का एक निश्चित अंग है। तो पाठ्य योजना में जो गृह कार्य होता है उसको किसने शामिल किया? तो पाठ्य योजना में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मूल्यांकन को पाठ्य योजना में ब्लूम ने जोड़ा है, उसी प्रकार से मॉरिसन ने गृह कार्य को जोड़ा है। अब गृह कार्य क्या काम करता है? गृह कार्य जो होता है वह बच्चे में अभ्यास का जो एक अभ्यास कार्य के लिए जो रुचि होती है उसको उत्पन्न करने का काम करता है और स्वाध्ययन की प्रेरणा देता है। यानी गृह कार्य जब हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे के सामने वहाँ कोई अध्यापक नहीं होता है, बच्चा अपने आप बैठ करके अपने गृह कार्य को पूरा करता है। तो वो स्वाध्ययन करता है, यानी अपने आप बैठ करके वह अध्ययन जो करता है उसी को स्वाध्ययन कहा जाता है। तो स्वाध्ययन की प्रेरणा उसमें विकसित होती है और अभ्यास कार्य करने में उसकी रुचि उत्पन्न की जाती है गृह कार्य के द्वारा। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 1 से 3 होती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 ने कहा है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को किसी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। यानी कक्षा 2 से ऊपर के जो बच्चे हों उनके लिए आप होमवर्क की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो कक्षा 1 के बच्चे होंगे या कक्षा 2 के बच्चे होंगे उनके लिए किसी प्रकार की होमवर्क की व्यवस्था नहीं है। यानी जब आप यशपाल कमेटी को पढ़ेंगे, 1992 यशपाल कमेटी, उन्होंने सिफारिश किया था कि जो बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो वह बिना बोझ के हो। तो बोझ ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर केवल बस्ते का बोझ हो। बस्ते के बोझ से वहाँ मतलब नहीं था, वहाँ मतलब ये था कि उसका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा ना हो, उसके ऊपर काम का इतना बर्डन ना हो कि वह जा करके घर पे अपने आप को हतोत्साहित महसूस करे। तो जो बच्चे छोटे होते हैं यानी क्लास 1 और 2 के होते हैं उनको किसी प्रकार का होमवर्क ना दिया जाए जिससे वो बच्चे अपने ऊपर बोझ समझे उस चीज़ को और करने में असमर्थ हो जाए और धीरे धीरे अपना जो पढ़ाई से रिश्ता नाता है उसको तोड़ लें। इसीलिए यहाँ व्यवस्था बनाई गई है एनसीएफ 2005 में कि किसी भी प्रकार के गृह कार्य की व्यवस्था कक्षा 1 और कक्षा 2 में नहीं रहेगी, ऐसा एनसीएफ 2005 में कहा गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में। तो ये तो हो गया आपका कि मूल्यांकन और गृह कार्य किसने जोड़ा? तो मूल्यांकन को बीएस ब्लूम ने जोड़ा था और गृह कार्य को मॉरिसन ने जोड़ा था। तो दोनों की चर्चा हमने किया। अब आगे चर्चा करते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है? तो आप देखेंगे कि लक्ष्य जो है वो कई उद्देश्यों को मिला करके बनता है। यानी मान लीजिए कि अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमको फला चीज़ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, पीसीएस बनना है, तो उसके लिए आपको पहले अपनी एकेडमिक डिग्री जो है वो प्राप्त करनी होगी और उसके बाद आपको तैयारी करना होगा, फिर परीक्षा देना होगा, उसको पास करना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू जो देना होगा उसको पास करना होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके छोटे छोटे उद्देश्यों को मिला करके एक लक्ष्य जो आपने तैयार किया है कि हमको फला चीज़ बनना है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। या आपको मान लीजिए कि किसी भी इमारत के चौथी मंजिल पे जाना है, वहाँ पे आपको बैठना है, तो उसके लिए जो आप सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाते हैं, यानी जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो उसको आप उद्देश्य कह सकते हैं। और जो आपका अंतिम लक्ष्य है वह आपका है कि उस कुर्सी पे हमको बैठना है। तो इस प्रकार से कई उद्देश्यों को मिला करके लक्ष्य बनता है। उन लक्ष्य के जो उद्देश्यों का जो वर्गीकरण था उसको बीएस ब्लूम ने किया। यानी हम किस प्रकार से वहाँ उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने उसी ढंग से किया है। अब लक्ष्य में जो उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसको बीएस ब्लूम ने किया। इसको बताया कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब
केवल पठन पाठन से होता है, यानी एक बच्चा क्लासरूम में पढ़ करके अच्छे नंबर प्राप्त कर ले, केवल उसी से संबंधित होता है। लेकिन जब हम भावात्मक उद्देश्य की चर्चा करते हैं तो भाव का मतलब आप समझते हैं कि वह उसके अंदर से निकलता है, यानी जब तक वह उस टॉपिक पे सोचता विचारता नहीं है तब तक उसके प्रति उसके कोई भाव उत्पन्न नहीं होंगे। किसी टॉपिक को हम एज इट रट लें तो वहाँ से हमारे मन में कोई भाव पैदा नहीं होगा जब तक वह हम सोचें समझें और विचारें ना। तो सोचने समझने और विचारने से हम उस पर अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव दृष्टिकोण हो चाहे वह निगेटिव दृष्टिकोण हो। तो जब हम उस चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं तो वहाँ से हमारे एक दृष्टिकोण का विकास होता है। अब दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा कि दृष्टिकोण निगेटिव होगा इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि हमने उसको सोच लिया, हमने उसको समझ लिया, हमने उसको विचार लिया, हमने उस पर चिंतन कर लिया और चिंतन करने के बाद हम किसी एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं और उस रिजल्ट के माध्यम से हम अपने दृष्टिकोण का विकास करते हैं। दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा, दृष्टिकोण निगेटिव होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हमने उस टॉपिक को समझ लिया है, उसके बाद हमने अपने दृष्टिकोण का अपने अभिवृत्ति का विकास हमने किया है। तो जब हम उस चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं और तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, विचारते हैं तो हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है जो हमारे भाव पक्ष से संबंधित होता है। और जब तक हम सोचेंगे समझेंगे नहीं तब तक हमारे किसी भी भाव का विकास नहीं होता है। रटने से किसी भी क्षमता का विकास इस तरीके से नहीं होता है। रट करके केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो रट के केवल हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन उस पर हम किसी प्रकार का कोई सोचना विचारना नहीं कर सकते। आगे है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि जो हमने पढ़ा, जो हमने सोचा समझा, चिंतन किया, तर्क किया, विचारा और उस पर अगर अब हम काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी एक टॉपिक, फिक्स टॉपिक है यातायात के नियम, क्लासरूम में अगर यातायात के नियम को पढ़ा दिया गया और बच्चा पढ़ लिख करके अगर अच्छे नंबर प्राप्त कर लेता है, यानी उस चीज़ को रट लेता है, जैसे लिखाया गया वैसे उस बच्चे ने रट लिया और रट करके वह एग्ज़ाम में बैठा और अच्छे नंबर प्राप्त किया। लेकिन जब वह सड़क पे चलता है तो वह किसी प्रकार का कोई भी यातायात के नियम का पालन नहीं करता है। यदि वह अपने यातायात के नियम का पालन नहीं करता है तो इसका मतलब ना तो उसके अंदर भाव पक्ष विकसित हुआ और ना तो उसके अंदर क्रिया पक्ष विकसित हुआ, केवल वह ज्ञानात्मक पक्ष की प्राप्ति कर पाया। तो जब हम कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो उसमें तीनों पक्षों का, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अब जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसको बीएस ब्लूम ने दिया, जो भावात्मक उद्देश्य है उसको क्रैथवाल और मसीहा ने दिया और जो क्रियात्मक उद्देश्य है उसको सिम्पसन ने दिया। अलग अलग क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया और क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। वास्तविकता ये है कि जो बीएस ब्लूम थे, क्रैथवाल, मसीहा और सिम्पसन, ये बीएस ब्लूम के सहयोगी थे और सहयोगी होने के नाते ही बीएस ब्लूम ने जो अपने ज्ञानात्मक उद्देश्य से जब अपना नाम जोड़ा तो भावात्मक और क्रियात्मक से अपने सहयोगियों का नाम उसमें जोड़ दिया। तो ये दोनों सहयोगी थे। बीएस ब्लूम ने 1956 ईस्वी में ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया, क्रैथवाल और मसीहा ने 1964 ईस्वी में भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया और 1969 ईस्वी में सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया। अब ज्ञानात्मक में क्या आता है, भावात्मक में क्या आता है और क्रियात्मक में क्या आता है, इसके अंतर्गत ज्ञान, तर्क, चिंतन, व्याख्या, विश्लेषण आदि से संबंधित होता है। यानी किसी चीज़ को हम पढ़ लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और उस पर तर्क कर लेते हैं, तो ये जो काम है ये ज्ञानात्मक श्रेणी में आता है। भावात्मक पक्ष में
जो संवेग होते हैं, जैसे दुख हुआ, सुख हुआ, प्रेम हुआ, करुणा हुआ, भय हुआ, डर हुआ, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो भावात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। जब किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं और सोचते समझते विचारते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई भाव आता है। वीर रस की कविता पढ़ने से वीर रस का भाव जागता है, करुणा रस की पढ़ने से करुणा की भाव जागृत होती है। तो इस प्रकार से जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई भाव आता है, हम अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं उससे, और वही होता है संवेग। और इसी संवेग के नाते ही ये सारी चीज़ें भावपक्ष विकसित होता है। सिम्पसन ने 1969 ईस्वी में क्रियात्मक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया, इसमें इन्होंने बताया कि जब तक हम ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक हम क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर लेते, उसके बाद भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर लेते, तब तक हम क्रियात्मक उद्देश्यों के बारे में सोच नहीं सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, साइकिलिंग हो गया, यानी कि जो कुछ हमने सीखा उसको अगर हम साइकोमोटर के माध्यम से, यानी कि हम अपनी क्रियाओं, अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, उस चीज़ को हम करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये जो होता है वो क्रियात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया कि जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसको किसने दिया, किस सन में दिया, मूल्यांकन कब आया पाठ्य योजना में, गृहकार्य कब आया, किसने शामिल किया, इस पे हमने चर्चा किया। इसके आगे का जो क्लास होगा कल रात 9 बजे, उसमें आपसे हम चर्चा करेंगे कि ये जो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसमें जो श्रेणियों का बंटवारा किया गया है निम्न से उच्च स्तर की तरफ, निम्न से उच्च स्तर की तरफ जो श्रेणियों का बंटवारा किया गया है उसको किस प्रकार से ब्लूम ने किया है, कल के क्लास में इस पर हम चर्चा करेंगे। बीएस ब्लूम को अगर देखा जाए तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर प्रशिक्षु को, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे वो बीएड का हो, उसको ये समझ में आना चाहिए। जब तक आपको बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी समझ में नहीं आएगी तब तक आप प्रश्नों को तैयार ही नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि प्रश्न पूछता है कि फला चीज़ का विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है, हमको लगता है कि ये सारे जो प्रश्न हैं कि विवरण करना, वर्णन करना, आलोचनात्मक व्याख्या करना, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना, व्याख्या देना, ये जो प्रश्न है ये लगता है एक ही प्रश्न है। लेकिन जब आप ब्लूम के उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, विवरण अलग चीज़ है, वर्णन अलग चीज़ है, व्याख्या देना अलग चीज़ है, आलोचनात्मक व्याख्या करना अलग चीज़ है, व्याख्या देना अलग चीज़ है। मतलब हर प्रश्न का जो पूछने का तरीका है वो अलग है, तो उसके उत्तर भी अलग हो सकते हैं या होंगे। तो जब आप ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा ये चीज़ कि हम किस प्रकार से इसका उत्तर देंगे। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जब तक आप पढ़ते नहीं हैं तब तक आप प्रश्न तैयार ही नहीं कर सकते हैं, और आप अगर प्रश्न तैयार करते हैं तो एक ही प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार कर देते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए, समझने के लिए, निर्माण करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया है, जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान के आगे ही आप देखिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण ही किया जाता है। जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करते नहीं हैं तो हम उस उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमको तो उद्देश्यों का निर्धारण ही करना है, और जब उद्देश्यों का निर्धारण कर लेंगे उसके बाद हम उसकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं, योजना बनाते हैं, उसको क्लासरूम में ले जा करके अप्लाई करते हैं, और उसके बाद मूल्यांकन कार्य करके हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो बीएस ब्लूम जो है वह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो इसको लेकर के हम कल चर्चा करेंगे कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया वो किस प्रकार से किया, ज्ञानात्मक में क्या क्या आया, भावात्मक में क्या क्या आया और क्रियात्मक में क्या क्या आया। इसकी पूरी चर्चा कल की क्लास में। तो कल रात 9 बजे एक बार फिर से आप लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी के क्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।